अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 13 लेसन नंबर 2। जिस तरह से आपने प्रीवियस लेसन में देखा था कि हमने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की और इमेज फॉर्मेशंस की। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। मतलब ये एक वेव की प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिज़िकल फिनोमेना हैं जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा आइडिया हो कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शंस क्या होती है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देन हमारे पास कुछ इसकी एप्लीकेशन है कि हम रिफ्रैक्शंस की कहाँ पर देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, कि कौन कौन से ऐसे फिनोमेना है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ये वर्क्स करते हैं। तो आइए बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले डेफिनेशन अगर आप देखें इसकी कि रिफ्रैक्शन कहते किसे हैं। बेसिकली बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एन अदर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि लाइट का बेंड हो जाना किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर होने के बाद। तो यहाँ पर लाइट के बेंड होने की क्या वजह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइट क्यों बेंड होती है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है हमारे पास। आप देख रहे हैं कि एक एम्प्टी ग्लास है जिसमें एक पेंसिल रखी गई है। अगर इसको हम यहाँ से आप इनकाउंटर करें तो आपको पता है कि इस पेंसिल की टिप है बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रही है। इसकी पोजीशन आप मालूम कर सकते हैं कि पेंसिल बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर है। चूँकि ग्लास एम्प्टी है, आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लास एम्प्टी है या इसके अंदर जो है एयर मौजूद है। तो यहाँ पर एक होमोजीनियस कंडीशन है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम मौजूद नहीं है, ग्लास के अंदर एयर मौजूद है और यहाँ पर पेंसिल आपने डिप कर दी। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आप इसके अंदर एक और मीडियम जो है शामिल कर दें, मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर इस ग्लास के अंदर आप वाटर शामिल कर दें तो पेंसिल की जो टिप की पोजीशन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे आपने इसमें वाटर ऐड करवाया, आप देख रहे हैं कि जो पेंसिल की जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है अभी। क्या वजह है इसकी? क्या हुआ कि पेंसिल इस तरह से दो पार्ट के अंदर थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है जब आप वाटर को शामिल करते हैं? नो। इसकी रीज़न आपको जब भी समझ में आएगी जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि यहाँ एयर मौजूद है अभी भी और यहाँ है वाटर। आपको पता है कि यहाँ पर एयर चूँकि एक हमारे पास लो डेंसिटी मीडियम में, वाटर जो है एक हाई डेंसिटी मीडियम में, लेकिन दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सो लाइट का किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इंटर होने के बाद बैंड हो जाना, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। और आप देखें यहाँ पर हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, ये इम्पैक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम हर चीज़ लाइट की इफ़ेक्ट की वजह से देख सकते हैं। चूँकि हमें जिस तरह से इसकी अपेरेंट पोजीशन नज़र आ रही है, हम इसे वो देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट जब किसी एक लो डेंसिटी मीडियम से किसी हाई डेंसिटी मीडियम में आ रही है तो बैंड होती है, और बैंड कहाँ होती है? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इसकी एग्जांपल हम एक और एग्जांपल से तो अंडरस्टैंड करेंगे कि अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक है हमारे पास एयर और दूसरा है वाटर। एयर की डेंसिटी जो है आप कह सकते हैं कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर आप देखें कि लाइट जब किसी लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में आ रही है तो बैंड हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक हमारे पास ग्लास स्लैब है जिसकी रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है, और लाइट एक एयर मीडियम से इस ग्लास में इंटर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ जो आपको बताई गई थी कि लाइट का किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर होने के बाद बैंड हो जाना, उससे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि लाइट जो है एक ख़ास एंगल से इस ग्लास स्लैब के अंदर इंटर हो रही है। जिस एंगल से ये इंटर हो रही है उससे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आप कह सकते हैं। लेकिन जैसी लाइट जो है किसी ग्लास में इंटर हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बैंड हो रही है अपने एक्चुअल पाथ से। असल में यहाँ पर आप देखें कि लाइट का जो एक्चुअल पाथ है वो ये होना चाहिए था। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट। ये जो पाथ का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि लाइट ग्लास स्लैब में एंटर हुई, बैंड हो गई स्लाइटली टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लाइट का ग्लास स्लैब में एंटर होने के बाद बैंड हो जाना टूवर्ड्स द नॉर्मल।
तो यहाँ पर आप देखें ये जो एंगल बनना है आपके पास नॉर्मल से, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है। उसके बाद लाइट ग्लास स्लैब से जब दोबारा एयर के अंदर इंटर हो रही है, तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि लाइट जब किसी ग्लास स्लैब से इंटर हो रही है दोबारा एयर के अंदर, अपने ओरिजिनल पाथ को अडॉप्ट कर रही है। जिस तरह से आपने देखा था कि लाइट ऐसा आ रही थी, उसके बाद बैंड होने के बाद दोबारा ये उसी पाथ को फॉलो करना चाहती है जो कि इसका एक्चुअल पाथ था। तो लाइट जब किसी रियर मीडियम से डेंस में हो रही है तो बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब किसी डेंस मीडियम से दोबारा रियर में आ रही है बैंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देखें कि जो चीज़ हमने यहाँ पर नोट करने की है वो ये है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों की जब रेशो निकालेंगे आप, उससे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हम इन दोनों की रेशो निकालें तो हम निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने नोट करना है वो ये है कि लाइट जब किसी रियर मीडियम से डेंस में आएगी तो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब दोबारा किसी डेंस से रियर में आएगी बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर चलते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन की तरफ जो कि हमने इस डायग्राम से ली गई हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ली गई हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? अ रे ऑफ लाइट इंटर परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब और along the normal is not refracted, however its speed change according to the medium। देखें जब लाइट किसी ग्लास स्लैब के अंदर इंटर हो रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है। लाइट अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इंटर हो, पहले तो लाइट थोड़ा सा एंगल इंसिडेंट एंगल से इंटर हो रही थी, अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर इंटर हो तो ये बिल्कुल ये स्ट्रेट पास होगी, किसी डायरेक्शन में बैंड नहीं होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी नोट करने की है, वो ये कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एयर है और ये हमारे पास ग्लास है, और ग्लास एक डेंस मीडियम है। लाइट जब किसी रियर मीडियम से किसी डेंस मीडियम में आएगी तो हमेशा उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी। स्पीड में चेंज आने की वजह से लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, चूँकि वेव्स है, चूँकि डिपेंड करता है हमारे पास, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि v वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। चूँकि हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है, अगर आप v ओवर एफ देखें, चूँकि हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब है वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है कि लाइट जब किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर होती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू से पूछा जाता है कि जब लाइट किसी रियर मीडियम से किसी डेंस मीडियम में एंटर होती है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी चेंज हो सकती है। ऑप्शन आ सकता है आपके पास वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो ऐसा पैरामीटर जो कि कांस्टेंट रहेगा। स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम रियर मीडियम टू द डेंस मीडियम, आपको पता है इट्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम देख चुके हैं कि लाइट जब किसी रियर मीडियम से जब किसी डेंस मीडियम में इंटर होती है तो हमेशा बैंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम डेंस मीडियम टू द रियर मीडियम इट्स बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट जब किसी दोबारा डेंस मीडियम से किसी रियर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल से बिल्कुल अवे हो जाएगी। सो बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल जब किसी रियर से डेंस में आ रही है, और डेंस दोबारा रियर में आ रही है तो बैंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट वो ये, फॉर टू पार्टिकुलर रिफ्रैक्टिव मीडियम्स द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो कि मैंने बताया भी था आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एंगल है आपके पास, और ये तो कांस्टेंट नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इन दोनों एंगल की रेशियो है। एक यूनिट लेस नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, चूँकि हमारे पास एंगल चूँकि डायमेंशन लेस है तो आपके पास इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये आप इसको कह सकते हैं, इसे आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये एग्जाम में सवाल आता है कि आप इसको प्रूफ करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि दोनों के एंगल की रेशियो है बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। जैसे ग्लास स्लैब हमने देखा था, इस तरह से हमारे पास प्रिज्म के लिए जब निकालते हैं तो डिफरेंट फार्मूला हम यूज़ करते हैं।
एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हम निकाल सकते हैं दो स्पीड की रेशो से। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। आप सब इससे फैमिलियर भी होते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर जिसमें आप निकालना चाहें उन दोनों की जो रेशियो निकालेंगे आप वो बराबर होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमने लिए यहाँ पर। देखें यहाँ पर आप, ये हमारे पास डिफरेंट मीडियम है। आप देख सकते हैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.417 है, ग्लास 1.517 है, वाटर 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल तो 1.309 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है, और वैक्यूम के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो डिफरेंट मीडियम है हमारे पास और इनके करेस्पॉन्डिंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये नंबर। ये आप देखें यहाँ पर आप कि डायमंड इन सब में हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम है, मतलब ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हाई होता है 2.417। अगर आप इस रेशो को देखें तो इस रेशो के अंदर आप देखें कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम स्पीड भी डायमंड के अंदर आ रही है। इसका मतलब है जब लाइट किसी एयर से डायमंड के अंदर इंटर होगी तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कम हो रही है 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद देखें यहाँ पर आप जैसे जैसे आप ग्लास में आ रहे हैं, ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी 2.01 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट मीडियम है, वाटर है, आइस है एंड वैक्यूम अगर आ जाए तो यहाँ पर आप देखें कि लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इनके पास करेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका मतलब है इतनी कम लाइट की स्पीड होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लाइट जब किसी ऐसे मीडियम में आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर सबसे कम स्पीड है। तो डायमंड की हमने देखा यहाँ पर डायमंड के लिए जो स्पीड आ रही है 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम के अंदर तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो कि हमने डिस्कस किए हैं। याद है कि ये इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन हो और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है तो आप बताएं कि मीडियम में स्पीड क्या होगी, तो आप इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ अ रे पासिस फ्रॉम डेंस मीडियम टू अ रेयर मीडियम and its angle of incident is greater than the critical angle, the incident ray is reflected। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये फॉन्ट मिस्टेक है थोड़ी सी, reflected into the dense medium। जब लाइट किसी एक मीडियम से आप देखें यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाटर है, वाटर मीडियम है और यहाँ एयर है। अब लाइट जो है किसी डेंस मीडियम से जब किसी रेयर मीडियम में आती है तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमेशा बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि इंसिडेंट रे जो यहाँ पर आ रही है और ये किसी एयर में आने के बाद बैंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आप इंसिडेंट एंगल थोड़ा बढ़ाते रहें, आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास θ1 है, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा बढ़ाएं तो इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी क्या होगा हमारे पास बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। आप इसको थोड़ा और बढ़ाते रहें तो इसका मतलब है ये एंगल फिर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये बिल्कुल मैच कर जाएगी हमारे पास, आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब है ये वो कंडीशन है जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है 90 डिग्री। वो एंगल जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर जो 90 डिग्री के उससे आप कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके ऊपर रिफ्रैक्शन एंगल बराबर होता है 90 डिग्री के। आप अगर आपने स्लाइटली एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू इंक्रीज की, लाइट एयर में जाने के बजाय दोबारा उसी मीडियम में आ जाएगी जहाँ से ये आ रही थी। अब हमें पता है यहाँ पर कि अगर आप स्लाइट या क्रिटिकल एंगल को आप देखें कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा आप क्या करें इसको बढ़ा दें, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है,
अगर आप स्लाइटली इसको बढ़ा दें क्रिटिकल एंगल से, लाइट दोबारा एयर में जाने के बजाय दोबारा वाटर में आ जाएगी। तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट पहले क्या आता है कि हमारे पास वाटर से एयर में जा रही थी, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। वो एंगल जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हो जाए 90 डिग्री के, उससे आप कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर आप फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो आप देखें लाइट एयर में जाने के बजाय कि दोबारा उसी मीडियम में आ जाएगी। तो इसका मतलब है लाइट टकराने के बाद क्या हो रही है, बिल्कुल बाउंस बैक हो रही है। तो इसे आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। चूँकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन है इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की। जैसे हम देखते हैं कम्युनिकेशन में जो यूज़ किया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर लाइट सिग्नल जो है कैरी होता है। अब लाइट सिग्नल किस तरह से फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर कैरी होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आप यहाँ पर आएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ऊपर। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली फाइबर ऑप्टिक जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो ये प्रिंसिपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए चलते हैं कि इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है कि हम इसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और किस तरह से लाइट जो दोबारा सेम मीडियम के अंदर आती है, किस तरह से लाइट जो है बाउंस बैक करती हुई जो है किसी मीडियम के अंदर कैरी होगी, वो हम देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर। टेलीकम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। जिस तरह से इससे पहले वाली स्लाइड्स में देखा था हमने कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कम्युनिकेशंस के अंदर जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो है फाइबर ऑप्टिक्स। और फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो सिग्नल होता है हमारे पास वो लाइट सिग्नल होता है। अब लाइट किसी फाइबर के थ्रू कैसे कैरी करेगी। अच्छा, फाइबर के बारे में बता चलूँ आपको कि फ़ाइबर एक बहुत ही फ्लेक्सिबल हमारे पास केबल होता है। ऑलमोस्ट अगर आप उसके डायमीटर देखें तो एक जो इंसानी बाल होता है उसके डायमीटर के बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ़ाइबर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप कंपेयर करें कॉपर से। क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, ये वजह है कि पूरी कम्युनिकेशन जो है कॉपर को रिप्लेस करके हम फाइबर ऑप्टिक्स की तरफ जा रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो सिग्नल कैरी करता है वो लाइट सिग्नल है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर आप कि लाइट सिग्नल किस तरह से फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर कैरी कर रहा है। ये वही मैकेनिज्म है जो कि हमने अभी इससे पहले अंडरस्टैंड किया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर, कि लाइट जो है बाउंस बैक होती हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर कैरी हो रही है। तो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो है लाइट सिग्नल जो है जिस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी होता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और फाइबर की अपनी क्वालिटी हैं, जिस तरह से अगर आप बात करें कंपेयर करें कॉपर से, तो कॉपर आपको पता है कि उसके डिसएडवांटेज बहुत, एक तो ये कि एक्सपेंसिव है अगर आप फाइबर से कंपेयर करें, दूसरा ये है कि कॉपर को आप हर जगह प्लेस नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर आप अंडर सी बात करें कि सी के अंदर आप कॉपर वायर को प्लेस नहीं कर सकते। फाइबर ऑप्टिक्स चूँकि आपको पता है कि इंसुलेटेड वायर होता है, आप कहीं भी उसको प्लेस कर सकते हैं। दूसरा ये कि कई सेवरल 100 सिग्नल आप एट द सेम टाइम फाइबर के अंदर जो है कैरी करवा सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। मतलब लाइट सिग्नल अगर आप 300 फॉर एग्जाम्पल सिग्नल हैं तो आपस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर कैरी हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने देखा कि कम्युनिकेशंस के अंदर जो है यूज़ करते हैं हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ किया जा रहा है। और फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम बात करेंगे लेंस की टाइप्स की और लेंस के थ्रू किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। तो वो हमारा नेक्स्ट लेसन का पार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।